कैसे एक्चुअल में बनाना है हमें प्रोजेक्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लोगे। विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वही सेम चीज जो हमने पहले की थी। यहाँ पे इस बार आप क्या चूज करोगे, डॉट नेट कोर एमवीसी सेलेक्ट करोगे। सबसे ऊपर आएगा वेब एपीआई या कुछ और भी आएगा, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको सिंपल क्या सेलेक्ट करना है, जहां पे भी एमवीसी वाला दिखे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एमवीसी दिख रहा है, एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप एमवीसी। इसके नीचे भी एमवीसी दिख रहा है, लेकिन ये एफ शार्प लैंग्वेज वाला है। हम सी शार्प वाला कर रहे हैं, इसलिए हमें ये वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे। हमारा अप्रैल में था, अप्रैल 2024 एमवीसी, ये नाम रख देते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। अब वो पूछेगा प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन दोनों को एक ही फाइल में, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही फोल्डर में डाल दे। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, अलग अलग में रखो। नेक्स्ट में वो पूछेगा कौन सा आपको डॉट नेट यूज करना है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला हो वो यूज कर लो। अभी एक्चुअली डॉट नेट 6 खत्म होने वाला है, डॉट नेट 8 आ गया है। तो मैंने अभी वो इंस्टॉल नहीं कर रखा, हालांकि सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट आप कोई भी वर्जन कर लोगे, जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब में सेम रहेगा। मैं फिलहाल के लिए डॉट नेट 6 कर रहा हूँ, लेकिन डॉट नेट 6 का सपोर्ट एक साल, इस साल खत्म हो जाएगा। अब डॉट नेट बहुत जल्दी जल्दी नए नए वर्जन लेके आ रहा है, तो 3 साल में ही खत्म कर देता है एक वर्जन का सपोर्ट। 3 साल तक रहता है, फिर सपोर्ट खत्म कर देता है। तो डॉट नेट 6 काफी टाइम तक चला था, लेकिन अब खत्म होता, मतलब खत्म हो रहा है। लेकिन हम चाहे 7, चलो 7 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, कोई सा भी लोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी डॉट नेट 8 है लेटेस्ट। ऑथेंटिकेशन टाइप में पूछ रहा है तो हम नन रखेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप क्या होता है कि भाई आ, कौन आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। जैसे फेसबुक में जब तक आप अपना लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड नहीं बनाते, तब तक फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाते, तब तक इंस्टाग्राम को एक्सेस नहीं कर पाते। वैसे ही ये ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है कि क्या कोई ऑथेंटिकेशन लगानी है। फिलहाल के लिए हमें जेनरिक वो एमवीसी समझना है, तो हमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगानी। अब ये बोल रहा है कि क्या एचटीटीपीएस के लिए भी कॉन्फ़िगर कर दूं। तो हम कह रहे हैं नहीं भाई, एचटीटीपीएस तो मैंने आपको बताया था खरीदना पड़ता है थर्ड पार्टी से, फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी हमें एचटीटीपीएस इसमें इंप्लीमेंट नहीं करना। हम जेनरिक बिना एचटीटीपीएस के अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे। अब ये पूछ रहा है डॉकर इनेबल कर दूं। डॉकर क्या होता है, अ, अभी फिलहाल के लिए डॉकर आप लोगों के काम की चीज नहीं है। डॉकर बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए होता है, कि आप अपनी डॉकर वगैरह क्या है कि आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दो। उसके लिए हेल्पफुल टेक्नोलॉजी होती है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये अभी हमें, ये अलग से ही पूरा कोर्स होता है डोकर कुबरनेट्स का, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप बताना। वो अलग से कोर्स है, वो पढ़ सकते हैं, वो डेवऑप्स वाले बंदों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको इतना इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आएगा डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। इन सबको जैसे का तैसे ही छोड़ दो, क्रिएट पे क्लिक कर दो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो बिहाइंड द सीन वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा आपके लिए। और जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अभी हो रहा है देखो, जब तक ये मूव कर रहा है, तो आप अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोलोगे, वो एक स्ट्रक्चर बना के आपको दे देता है। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ऊपर तो वही शुरुआत में तो सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने ये बात पढ़ी हुई थी। अब इसके अंदर कनेक्टेड सर्विसेज है, इसकी अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। जब आपको थर्ड पार्टी कोई सर्विस कनेक्ट करनी होती है तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका, भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। डिपेंडेंसीज क्या है कि भाई एमवीसी को चलाने के लिए कौन कौन सी फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी लगी है, वो सब डिपेंडेंसीज में आती हैं। कि एमवीसी को चलाने के लिए ये सब फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी लगी है, या फिर कल को अगर आप अपनी भी कोई डिपेंडेंसी बनाना चाहो, अपना भी प्रोजेक्ट बनाओ और उस प्रोजेक्ट को इसमें ऐड करना चाहो, तो वो डिपेंडेंसीज में आके ऐड हो जाता है। डिपेंडेंसीज मतलब मेरी इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या क्या लाइब्रेरी का इस्तेमाल होगा, वो डिपेंडेंसीज में आ जाती हैं। ये एनालाइजर वाली लाइब्रेरी है जो आपके कोड को एनालाइज करते रहती हैं।
आपको इनकी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो ये एनालाइजर वाली है। और मेन इंपॉर्टेंट ये है फ्रेमवर्क वाली, कि जो आपको एमवीसी का कोड जिससे आपकी एप्लीकेशन में चल पाए, तो एमवीसी को कोड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब तो डॉटनेट ने बनाया हुआ है, तो वो बना के उन्होंने फ्रेमवर्क में डाला हुआ है। जैसे हम कंसोल एप्लीकेशन में कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, लेकिन कोड तो हमने नहीं लिखा ना कि भाई इसको जाके प्रिंट कर दे, ये तो कंसोल डॉट राइट लाइन में अपने आप हो जाता है। हम तो नहीं लिखते ना कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। वैसे ही बहुत सारी चीज एमवीसी में भी माइक्रोसॉफ्ट हमें बना के देता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो सब वो फ्रेमवर्क के अंदर डाल के देता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन होती है, जिसमें आप अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेटिंग सेव करते हो। जैसे यहां पे ऐसे आप पढ़ लो, एक पर्टिकुलर कोई भी सेटिंग उठा के देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन का जो यूआरएल बनेगा वो ये यूआरएल बनेगा, और इन्वायरमेंट कौन सा इनेबल कर रखा है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कर रखा है। तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, जब इसका इस्तेमाल आएगा तब बताऊंगा, अभी इसके लिए इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है www रूट। इसके अंदर क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो कुछ सीएसएस रहेंगी। सीएसएस मतलब जो कलर वलर फोंट वोंट ये सब सेट करने के काम आती हैं, उसको इसके अंदर डालेंगे, सीएसएस के फोल्डर के अंदर। जावा स्क्रिप्ट को जेएस के अंदर। एक एक इसने ऑटोमेटिकली हमें बना के दे रखी है, ताकि हमें शुरुआत से ना बनाना पड़े। एक एक बना के दे दिया है कि भाई आपको पहली बार कोई प्रोजेक्ट खोले तो एकदम से खाली ना नजर आए। तो साइट डॉट जेएस में क्या है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल लिखी हुई है। तो जावा स्क्रिप्ट की कोई दूसरी फाइल भी ऐड करनी होगी तो जेएस के अंदर ऐड कर सकते हो। सीएसएस कि जैसे स्टाइल स्टाइल देना हो, किसी का फोंट बढ़ाना हो, कलर चेंज करना हो, ये सब चीजें सीएसएस में। लिब में बाकी दूसरी लाइब्रेरी, जेएस और सीएसएस के अलावा जैसे बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी होती है, ये जावा स्क्रिप्ट की ही के ऊपर बनाई हुई एक अलग लाइब्रेरी है, जो आपकी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को फोन में खुले तो भी चल जाए, टैब में भी चल जाए, लैपटॉप में भी चल जाए और डेस्कटॉप में भी चल जाए। तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, कि आप जिस भी मशीन में खोलो उसमें सही से आपकी एप्लीकेशन खुले, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज होती है। आपको ये सब समझना नहीं है, ये सब अलग अलग अपने आप में टेक्नोलॉजी है, ये अपने आप ही ऐड कर रखी है। जे क्वेरी वैलिडेशन, ये सब एडिशनल लाइब्रेरी हैं, वो लिब फोल्डर में होती हैं, ये याद रखना है कि सीएसएस यहाँ, जावास्क्रिप्ट यहाँ, बाकी एडिशनल कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो लिब फोल्डर में ऐड करोगे। अब कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है भाई, कंट्रोलर वो क्लास है जो आपकी मेन कंट्रोल करती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सब कुछ यही कंट्रोल करेगा, और ये तो नॉर्मल क्लास होती, लेकिन ये कंट्रोलर क्लास कब बनी, जब इसको कंट्रोलर से इनहेरिट किया गया। ये कंट्रोलर किसने बनाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना के दिया हुई है पेरेंट क्लास। जब तक अपनी क्लास को कंट्रोलर से इनहेरिट नहीं करेंगे तब तक हमारी क्लास कंट्रोलर क्लास नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है तो इन्होंने इनहेरिट किया हुआ है। अब मॉडल। मॉडल के अंदर आप, मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे इन्होंने एरर व्यू का मॉडल बना रखा है तो दो प्रॉपर्टी बनाई हुई है। अभी हम ये सब अपने आप बना के देखेंगे, अभी बस समझ रहे हैं कि किसमें क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था मॉडल का मतलब, जैसे इंप्लॉय का मॉडल बनाओगे तो इंप्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, ये सब की प्रॉपर्टी बनाओगे, तो ये मॉडल है। व्यू में HTML होता है जो यूआई पे दिखता है, जो यूजर को दिखता है। तो हर एक कंट्रोलर का एक व्यू होता है। तो होम कंट्रोलर का ये फोल्डर है, उस इसके जितने भी व्यू बनाओगे वो होम वाले फोल्डर में रहेंगे। अभी होम कंट्रोलर के दो व्यू बने हुए हैं, एक इंडेक्स और एक प्राइवेसी। क्या है अभी सब दिखेगा, ये शेयर्ड है। अभी एक ही कंट्रोलर है इसीलिए एक ही फोल्डर बना हुआ है। अगर 10-15 कंट्रोलर होते तो 10-15 कंट्रोलर बनाते, व्यू फोल्डर बनाते व्यू के अंदर,
और हर कंट्रोलर का व्यू हर फोल्डर के अंदर रहता, अपने अपने फोल्डर के अंदर। और शेयर्ड के अंदर क्या रहता है, जो सबसे शेयर्ड करना हो। अगर 10 कंट्रोलर हैं, 10 व्यू बनाने हैं और कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो सबसे शेयर करनी है, तो वो शेयर्ड के अंदर रहता है। बाकी व्यू इंपोर्ट क्या है कि जो कुछ लाइब्रेरीज अगर आप यहां पे सीधा इंपोर्ट कर लेते हो तो आपको हर एक व्यू पे जाके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे इंपोर्ट कर लो। इसे व्यू इंपोर्ट कहते हैं, व्यू इंपोर्ट क्लास। तो इन्होंने ये बेसिक लाइब्रेरी यहीं पे सीधा इंपोर्ट कर ली है। और व्यू स्टार्ट क्या है, जब व्यू पहली बार स्टार्ट होगा तो ये वाली लैब क्लास चलती है। अभी समझ में आएगा, अभी तो खाली एक मोटा मोटा समझ रहे हैं, डिटेल में भी नहीं जा रहे। बस ये समझ लो कि जब आपका व्यू चालू होगा, चलेगा, तो सबसे पहले ये वाली क्लास चलती है, उसके बाद कोई दूसरा व्यू चलता है। उसके बाद आती है ऐप सेटिंग डॉट जेसन, जिसके अंदर हम सारी कनेक्शन स्ट्रिंग या अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे लॉगिंग सेट रखी है कि अगर आपको एरर कहीं पे लॉग करनी है, एरर कहीं सेव करनी है कि कल को आपकी एप्लीकेशन में एरर आ जाए तो उसे कहीं सेव करके रख लो, तो उसके लिए एक फील्ड है। इसमें अभी मैं क्या डालूं, जब आपको कराऊंगा तो इसमें ही कनेक्शन स्ट्रिंग भी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब कि आप डाटाबेस से कनेक्ट कर पाओ। तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि डाटाबेस का सर्वर कहां पे है, डाटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सब सेटिंग्स यहां पे करते हैं एप्लीकेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। और प्रोग्राम डॉट सी एस क्या है, प्रोग्राम डॉट सी एस वो पहली फाइल है। जब भी आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो जो पहली फाइल रन होती है वो प्रोग्राम डॉट सी एस है। ये पूरा एमवीसी का इन्वायरमेंट बना के आपको देगी, ये पूरा एमवीसी का इन्वायरमेंट आपको बना के देगी। अगर कुछ एडिशनल चीजें एमवीसी का इन्वायरमेंट बनाते वक्त आपको यूज करनी है तो वो सारा कोड यहां पे लिखना है। ये क्या करेगी, एमवीसी का इन्वायरमेंट बना के देगी। अगर कोई चीज आपको एडिशनल ऐड करनी है कि भाई एमवीसी का इन्वायरमेंट बनाते वक्त ये काम और कर देना, तो इस क्लास में वो कोड लिखेंगे। कब जब करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, अभी हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है अभी तक, है कोई डाउट है? क्लियर ओके, अब बस इतनी ही फाइल है और कोई फाइल नहीं होती इसमें। चलो अब करते हैं इसे फिर स्टार्ट। सिंपल, अभी तो कुछ इन्होंने ऑटोमेटिकली हमें बना के दे रखी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपल रन कर देना है। तो ये देखो, पहले क्या यूआरएल खुला, लोकल होस्ट 5229, और मैंने लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में आपको दिखाया था कि भाई हमारा कौन सा यूआरएल खुलेगा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, 5229। तो यही वाला एनवायरनमेंट खुला। सही बात है या नहीं है? सही बात है। अब मैंने कहा था कि भाई सीधा कोई कंट्रोलर कॉल होता है, सबसे पहले कंट्रोलर कॉल होता है। मतलब कंट्रोलर से पहले भी कोई इंटरव्यू में पूछेगा पहले कंट्रोलर कॉल होगा या प्रोग्राम डॉट सी एस, तो आंसर है प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस पहले कॉल होगी, इन्वायरमेंट बना देगी। उसके बाद जब पहला पेज कॉल करने का बारी आएगी तब सबसे पहले कंट्रोलर कॉल होगा। तो अभी तक तो हमने कोई कंट्रोलर वंट्रोलर बताया नहीं कौन सा कॉल हो, तो अपने आप कैसे कॉल हो गया कोई कंट्रोलर? क्योंकि अगर कोई कंट्रोलर कॉल नहीं होगा तो कोई व्यू नहीं दिखेगा, कोई व्यू को कॉल नहीं करेगा वो कंट्रोलर, और किसी व्यू को कॉल नहीं करेगा तो आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको तो दिख रहा है। तो इसका मतलब कोई कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। कैसे पता चलेगा कौन सा कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है? प्रोग्राम डॉट सी एस में आओ, यहां पे देखो राउटिंग, इसे बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या होता है, जो यूआरएल आप डालोगे यहां पे, इसे राउटिंग कहते हैं। कि मान लो 10 कंट्रोलर है, अभी तो एक ही कंट्रोलर है, तो आप सीधा एक यूआरएल कॉल कर दे रहे हो, पर 10 कंट्रोलर कंट्रोलर होंगे, तो कैसे अलग अलग कंट्रोलर को कॉल करना है, कैसे अलग अलग पेज पे डाटा दिखाना है, वो राउटिंग से होता है।
इस कंसेप्ट को कहते हैं राउटिंग। मतलब यूआरएल में क्या डालोगे कि आपका पेज खुल जाए, उसे राउटिंग कहते हैं। राउटिंग का सेटअप कहां किया हुआ है? प्रोग्राम डॉट सीएस में। देखो इसका नाम क्या लिखा हुआ है? डिफॉल्ट नाम। नाम तो कुछ भी दे सकते हो आप, बट इन्होंने कहा है भाई डिफॉल्ट क्या है, आपको राउटिंग का पैटर्न ऐसे देना है कि आपके यूआरएल के बाद सबसे पहले कंट्रोलर का नाम आना चाहिए। और अगर आपने कंट्रोलर का कोई नाम नहीं दिया, आपको क्या बताया है उसने कि भाई यूआरएल के बाद यहां पे सबसे पहले स्लैश करके कंट्रोलर का नाम दो, जो भी आपके कंट्रोलर का नाम है। हमारे कंट्रोलर का नाम कैसे पता चलेगा? होम कंट्रोलर ये नाम है, लेकिन कंट्रोलर नहीं लगाते, होम लगाते हैं खाली। कंट्रोलर ऑटोमेटिकली लिख देते हैं हम, लेकिन कंट्रोलर का नाम खाली होम है। बट जब भी कंट्रोलर बनाएंगे उसके आगे कंट्रोलर लिख देंगे। फाइल का नाम होम कंट्रोलर होगा, लेकिन कंट्रोलर का नाम खाली होम। तो इसने कहा है कि भाई यूआरएल के बाद आपको कंट्रोलर लिखना है, और नहीं लिखोगे तो मैं होम मान लूंगा अपने आप। इक्वल टू मतलब अपने आप होम। उसके बाद एक्शन। एक्शन का मतलब होता है मेथड, कि कंट्रोलर के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो अलग अलग मेथड है। ये देखो, एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा, अलग अलग मेथड हैं। इन मेथड को एमवीसी में एक्शन कहते हैं। कि भाई हर एक एक्शन का एक अलग व्यू है। देखो हर एक एक्शन का एक अलग व्यू बनेगा। कि भाई जब होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स वाला एक्शन कॉल होगा तो इंडेक्स वाला व्यू खुलेगा, और प्राइवेसी वाला कॉल होगा तो प्राइवेसी वाला खुलेगा, और एरर वाला कॉल होगा तो एरर वाला खुलेगा। बट एरर नाम का तो कोई यहां पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एरर का इन्होंने शेयर्ड वाले में डाल रखा है, क्योंकि एरर तो किसी भी पेज पे आ सकती है, इसीलिए शेयर्ड में डाल रखा है, तो ये वाला खुल जाएगा। तो क्लास को कहते हैं कंट्रोलर, इनके मेथड को कहते हैं एक्शन। और प्रोग्राम डॉट सीएस ने क्या बोला है राउटिंग में, कि भाई आप पहले कंट्रोलर का नाम दो यूआरएल के बाद, और फिर एक्शन का नाम दो। अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट मैं होम खोल लूंगा, और बाय डिफॉल्ट मैं इंडेक्स खोल दूंगा। और उसके बाद आईडी, आईडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आईडी है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ऑप्शनल है। उसके बाद आईडी देनी है कोई तो आईडी दो, है आपके पास तो नहीं है तो मत दो। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी अगर मैंने इसमें कुछ नहीं दिया तो इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए होम और इंडेक्स खोल दिया, क्योंकि हमने यहां पे लिखा हुआ है कि भाई कंट्रोलर का नाम नहीं दोगे तो मैं होम खोल दूंगा, और अगर एक्शन का नाम नहीं दोगे तो इंडेक्स खोल दूंगा। तो अगर यहां पे होम और इंडेक्स दे भी दिया तो भी यही पेज खुल रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी वो होम और इंडेक्स ही खोलता है। अब अगर कोई दूसरा खोलना है, मान लो दूसरा क्या था हमारे पास, होम के अंदर प्राइवेसी था, तो प्राइवेसी दे दो, तो प्राइवेसी वाला खुल जाएगा। ये देखो दूसरा पेज खुला। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दोगे तो वो होम इंडेक्स खुलेगा। कहां लिखा होता है? प्रोग्राम डॉट सीएस में लिखा होता है, डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब मैंने कहा था भाई खुलेगा तो सबसे पहले कंट्रोलर कॉल होगा। चेक करते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। होम कंट्रोलर में गए, उसका ये इंडेक्स मेथड कॉल होना चाहिए जब खुलेगा। तो रिफ्रेश कर देंगे। जितनी बार मैं यूआरएल को रिफ्रेश करूंगा उतनी बार होता है, उतनी बार आपकी एप्लीकेशन हिट होगी। रिफ्रेश किया, ये देखो इंडेक्स पे डिबगर आ गया। ये क्या कर रहा है कि भाई इंडेक्स मेथड है मेरा, और रिटर्न व्यू कर दे रहा है। तो कहेगा भाई कौन सा व्यू रिटर्न करूं, मेरे पास तो बहुत सारे व्यू हैं। तो इसीलिए व्यू का नाम आपका और एक्शन का नाम सेम होगा। इसका नाम इंडेक्स है, इसने कहा रिटर्न व्यू, तो वो जाके चेक करेगा पहले शेयर्ड में। पहले नहीं, पहले अपने में चेक करता है। पहले अपने नाम के फोल्डर में चेक करेगा, क्या होम नाम के फोल्डर में कोई इंडेक्स नाम का व्यू पड़ा हुआ है? यहां पे पड़ा हुआ है तो वो खोल देगा। अगर मान लो नहीं पड़ा होता
तो वो शेयर्ड में चेक करता, क्या शेयर्ड में पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं मिलता तो एरर दे देता, कहता भाई पड़ा ही नहीं है तो कहां से खोलूं। अभी आपने क्या है, रिटर्न व्यू भाई व्यू कर दे, तो कौन सा करेगा, अपने ही फोल्डर में जाएगा, अपने कंट्रोलर के फोल्डर में जाएगा, उसमें जो मेथड का नाम और व्यू का नाम सेम होगा उसको रिटर्न कर देगा। मतलब इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो आपको दिखेगा। चेक करो क्या यही कोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा। वेलकम लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब ऐप विद ASP.NET कोर, वेलकम लर्न अबाउट बिल्डिंग वेब, यही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यस सर। दिख रहा है, तो इसका मतलब सही काम चल रहा है ये, कि भाई होम कंट्रोलर ने इंडेक्स पे गया, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा उसने व्यू रिटर्न किया, और व्यू कौन सा लेके आया, अपने ही नाम का व्यू लेके आता है, जिस भी नाम का एक्शन मेथड होगा उसी नाम का। तो इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड था, इंडेक्स नाम का व्यू खुल गया। इतनी बात में किसी को दिक्कत या परेशानी है तो अभी बोलो। सर क्लियर है। चलो अब मान लो व्यू में कुछ और भी लिख देते हैं ना, कि पता तो चले भाई हमारा व्यू है भी या नहीं है। आप में से दोनों को HTML आती है, बिल्कुल नहीं आती। क्या मैंने कोई लिंक आप लोगों को शेयर किया है HTML पढ़ने के लिए। आती है सर एचटीएमएल। मुझे नहीं आता। विवेक आपको नहीं आती अभी, राइट। यस सर मुझे नहीं आता। मैंने कोई आपको लिंक शेयर किया था। नहीं सर अभी तो नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, वो HTML पढ़ना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है HTML। जैसे डिव का मतलब होता है आपको UI पे एक डिवीजन बनाना है, उसे HTML कहते हैं, कि एक सेक्शन बनाना है। H1 का मतलब है हेडिंग, कि भाई जो वेलकम लिखा है वो हेडिंग एक बड़ा बड़ा लिखा आएगा। P का मतलब है पैराग्राफ, कि भाई जो बाकी का सेंटेंस है वो पैराग्राफ की तरह रिटर्न लिखा आएगा। तो मैं तुम्हें एक HTML का वीडियो भेजूंगा, आप भी एक बार रिवाइज कर लेना नितिन। 2 घंटे का वीडियो है खाली, बहुत अच्छा वीडियो है वो। पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही बेसिक HTML समझ में आ जाएगा, जितना हमें करना है उतना आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, एक और पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं, वेलकम टू IT एक्सपर्ट्स एरा। कंट्रोल S, रिफ्रेश किया, दोबारा व्यू लेने गया, और यहां पे वेलकम टू IT एक्सपर्ट सारा दिख गया। क्लियर है, मतलब हमारा सही व्यू खुल रहा है। करेक्ट। यस सर। अब मान लो कोई दूसरा व्यू खोलना होगा, तो भाई आप अपने दूसरे व्यू का नाम दे दो, वो वाला खुल जाएगा। तो चेक करते हैं, प्राइवेसी नाम का मेथड कॉल होना चाहिए, यहां पे डिबगर लगा देते हैं, एंटर करेंगे, प्राइवेसी नाम का मेथड हुआ, इसका व्यू कॉल हुआ, इसके व्यू में क्या कोड है, ये कोड लिखा होना चाहिए इसके व्यू में, एक प्राइवेसी पॉलिसी, यूज दिस पेज एज अ प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखो यही कोड लिखा हुआ आ रहा है। कंटिन्यू कर दो, अभी तो डिबगर में था, अब पेज खुलेगा। अरे इसे हटाते हैं, खुल गया पेज, वही वाला जो प्राइवेसी वाला आया। अब मान लो कल को आपने मस्ती करनी है, आपने दे दिया कोई दूसरा नाम सोनू, तो क्या बोल रहा है, अरे भाई सोनू नाम का कोई पेज है ही नहीं, सोनू नाम का कोई एक्शन मेथड आपने बनाया ही नहीं है। या फिर अबाउट अस, अच्छा ये जो URL देना है ये केस सेंसिटिव नहीं होता, चाहे ऐसे लिखो या छोटे में लिखो एक ही बात होती है। तो अबाउट अस आपने दिया, अब अबाउट अस कह रहा है भाई पेज ही नहीं है तो क्या खोलूं मैं, तुमने अबाउट अस नाम का कोई एक्शन मेथड बना ही नहीं रखा। चेक करते हैं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये। तो चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे अपना कहाँ गया, बाकी सब डिलीट कर देता हूं अभी, क्लोज ऑल टैब्स, सीधा होम कंट्रोलर पे खोज जाते हैं, चेक करते हैं अबाउट अस नाम का कोई मेथड बनाया है, नहीं बनाया मेथड। तो इसीलिए वो भी बोल रहा है कि भाई कोई भी यहाँ पे मेथड वो है नहीं एक्शन मेथड, इसलिए मैं खोल नहीं पाऊंगा।
तो बात इसकी सही है या नहीं है? बोलो। यस सर। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड बना देते हैं ना भाई, जब बना देंगे तब तो खोल देगा ना। ठीक है, बनाते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। आई एक्शन रिजल्ट क्या है? रिटर्न टाइप है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें रिटर्न करा सकते हो। उनमें से एक चीज है व्यू। आप देखो, अगर स्ट्रिंग रिटर्न कराते हो तो यहां पे स्ट्रिंग लिखते हो, इंटीजर रिटर्न कराते हो तो यहां पे इंटीजर लिखते हो। अब आपको क्या रिटर्न कराना था? पूरा का पूरा व्यू रिटर्न कराना था। ये देखो, पूरा का पूरा व्यू। अब उन ऐसे ही व्यू हो गया, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम रिटर्न करा सकते हैं। सबका पेरेंट क्या है? आई एक्शन रिजल्ट। और आपको पता है पेरेंट के अंदर खासियत क्या होती है, कि वो किसी भी चाइल्ड को अपने अंदर सेव कर सकता है और कुछ भी रिटर्न करा सकता है। बात सही है या नहीं है? यस सर। तो यहां पे इसीलिए मैंने आई एक्शन रिजल्ट ले लिया, क्योंकि वो बहुत सारे रिजल्ट का पेरेंट होता है, स्पेशली व्यू का। और हमें व्यू ही रिटर्न कराना है, इसीलिए ले लिया। और यहां पे क्या कर दिया? रिटर्न व्यू। काम खत्म। अब चलाएंगे तो हमारा चल जाएगा। चल जाएगा या नहीं चलेगा? बताओ विवेक। अबाउट अस लगा दिया मेथड, चल जाएगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कह रहा है भाई एन अनहेल्डेड एक्सेप्शन आ गई। द व्यू अबाउट अस वाज नॉट फाउंड। कि भाई आपने एक्शन मेथड तो बना दिया, पर इसका व्यू तो बनाया ही नहीं। और एक्शन मेथड कह रहा है रिटर्न करो व्यू। ये देखो, ये कह रहा है एक व्यू रिटर्न करूंगा मैं। वो जाके ढूंढेगा। ओके मेरे भाई, होम के अंदर, क्योंकि होम कंट्रोलर ये, इसके अंदर कहीं अबाउट अस है या नहीं है? वो कह रहा है नहीं है। शेयर्ड के अंदर जाके देखा, अच्छा शेयर्ड के अंदर है, नहीं है। नहीं मिला तो भड़क गया, कह रहा है भाई उल्लू बनाता है, तूने कुछ दिया तो रिटर्न है तो है नहीं व्यू, और बोल रहा है रिटर्न कर दो। इसीलिए ये एरर आ जाएगी। जब ये एरर आए तो समझ जाना कि व्यू नहीं क्रिएट किया हुआ है। तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा आपको? व्यू। कैसे करोगे? सीधा यहां पे जाके भी क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ऐड करके, व्यू करके क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आसान तरीका और क्या है? इसी मेथड के अंदर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू कर दो। कहीं पे भी, इस मेथड के अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो। कहीं पे भी राइट क्लिक किया, ऐड व्यू कर दिया। अब पूछ रहा है भाई एम्प्टी करूं या कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर दूं आपके लिए? अभी फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं भाई एम्प्टी करना है। ऐड कर दिया। अब कह रहा है व्यू का नाम बताओ। तो व्यू का नाम तो सेम ही होगा जो कि क्लास का नाम, मेथड का नाम है। मेथड का नाम क्या था? अबाउट अस। चेक कर लो, यही है। हाँ भाई यही था। तो सेम नाम का मेथड होगा। अब ऐड पे क्लिक कर दो, ऐड हो गया। चेक करो हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पे जाके देखोगे तो ऐड हो गया। कुछ दिखाने के लिए लिख दो कि भाई पता चल जाए कि ऐड हुआ है। तो आपने H1 में अबाउट अस लिख दिया और एक पैराग्राफ बनाया, इसमें लिख दिया दिस इज एन अबाउट अस पेज। सेव किया, रन किया। होम डाला, अबाउट अस डाला, एंटर किया, इस बार खुल गया। बात क्लियर है नहीं है? आपका व्यू तब तक नहीं दिखेगा जब तक बना नहीं होगा। उससे पहले एक्शन बनाना है, उससे पहले एक्शन बनाना है। अगर एक्शन नहीं बना तो भी नहीं दिखेगा। पर अगर एक्शन भी बन गया, व्यू भी दिख गया, तो आप होम मतलब कंट्रोलर का नाम, फिर एक्शन का नाम डालोगे तो आपका व्यू दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। क्या इस बात में किसी को दिक्कत या परेशानी है तो बताओ। क्लियर है सर। ठीक है। अब एक और चीज राउटिंग के बारे में समझ लो, कि भाई आपके हाथ में होती है राउटिंग। जनरली ऐसे ही लिखते हैं, बट कल को मान लो आप भड़क गए, आपने कहा मैं इसको चेंज कर देता हूं। आगे एक्शन, पीछे इंडेक्स।
ये लिखेंगे तब चलाऊंगा, अपना काम करूंगा। तो वो भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगर होम इंडेक्स डालोगे, ऐसे खोलोगे तो एरर दे देगा, कहेगा अबे है ही नहीं, क्योंकि अब उसे पहले एक्शन का नाम चाहिए, फिर मेथड का, फिर क्लास का नाम चाहिए, अब तब खुलेगा। तो जो यहां पे पैटर्न होगा उसी के हिसाब से खुलेगा। पर जनरली पैटर्न क्या होता है, यही कंट्रोलर वाला, कंट्रोलर पहले और ये, तो आपको चेंज नहीं करना। और यहां पे आप चाहो तो डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हो। डिफॉल्ट भी अगर मैं चाहूं तो अबाउट अस खोलना चाहता हूं तो अबाउट अस लिख दिया। अब जब रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली पहला पेज जो खुलेगा मेरा अबाउट अस वाला खुलेगा, ना कि होम वाला। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत या परेशानी? क्लियर है। आप बताओ विवेक। क्लियर है सर। ठीक है। अब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इन्हीं के बनाए वाले में खेल रहे थे। अब हमें अपना बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अपना बनाने के सिंपल स्टेप हैं। पहला क्या करो, आप एक मॉडल क्लास बनानी है। अभी तक मैंने कोई मॉडल क्लास नहीं बनाई थी, पर आपको अगर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इंप्लॉय मैनेजमेंट। इंप्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ये स्टेप याद रखोगे, कोई भी काम होगा सब काम कर लोगे इसमें। पहला काम क्या करना है, मॉडल बनाना है। जिस भी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिखानी है, या जिस भी चीज के बारे में आप एप्लीकेशन बनाओगे, वो तो हमारी किस चीज की एप्लीकेशन है, एम्प्लॉय की एप्लीकेशन है, तो एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाता हूं मैं। मॉडल कैसे बनेगा, मॉडल पे जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड नॉर्मल क्लास ऐड करो। क्लास का नाम क्या देना है, इंप्लॉय। जो भी मॉडल का नाम दोगे वही, इंप्लॉय नाम दिया, एंटर किया, इंप्लॉय नाम की क्लास एक बन गई। अब इस मॉडल क्या बताता है, स्ट्रक्चर, कि भाई इस इंप्लॉय के बाद क्या के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इंप्लॉय की प्रॉपर्टी सब डिफाइन कर दो। पहली प्रॉपर्टी क्या डिफाइन की मैंने, आईडी। इंप्लॉय की एक आईडी होगी, होगी या नहीं होगी? यस सर। इंप्लॉय का एक नेम होगा, इंप्लॉय का एक सिटी होगी, और एम्प्लॉय की एक सैलरी भी होगी। तो ये चार प्रॉपर्टी मैंने बना दी एम्प्लॉय की, आईडी, नेम, सिटी, सैलरी। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अगर इस क्लास से अब मुझे एम्प्लॉय बनाने पड़े तो कैसे बनाते हैं, आपको याद होगा कैसे बनाते थे। एक नया एम्प्लॉय बनाना होगा तो ओबीजे emp1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसकी डिटेल बता दूंगा यहां पे ना, ओबीजे emp1 डॉट id इक्वल टू 1 लिख दिया, ओबीजे emp1 डॉट नेम इक्वल टू विवेक लिख दिया। ऐसे ही करते थे ना हम क्लास बना के, याद है या भूल गए? यस सर। याद है सर। ठीक है, तो अगर ऐसे कर दिया, पूरा ऐसे पूरा बना दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक इंप्लॉय। तो एक इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक इंप्लॉय। ठीक है, एक इंप्लॉय क्लास का अगर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इंप्लॉय को करेगा। और अगर मुझे 10 इंप्लॉय दिखाने होंगे तो क्या लेना पड़ेगा, अगर मुझे 10 इंप्लॉय चाहिए तो क्या कैसे दिखाऊंगा मैं, डॉटनेट में मल्टीपल चीजें कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ, बोलो। अगर एक इंप्लॉय होगा तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर 10 इंप्लॉय दिखाने होंगे तो 10 इंप्लॉय कैसे दिखा लूंगा, नितिन आप बताओ। लिस्ट क्रिएट करेंगे। करेक्ट, लिस्ट मतलब कलेक्शन, कोई सा भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो एरे हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो। लेकिन इस अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट। अगर लिस्ट ऑफ इंप्लॉय मैंने बना दिया, इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंप्लॉय,
तो इसका मतलब अब इस लिस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ये ऐड कर सकता हूं, दूसरा भी ऐड कर सकता हूं, तीसरा भी, कितने भी ऐड कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? लिस्ट की बात याद आ रही है, नहीं आ रही? इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कलेक्शन, इनहेरिटेंस ये सब पढ़ना है। क्या ये बात याद आ गई दोबारा से कि लिस्ट के अंदर सारे इंप्लॉय डाल सकते हैं हम, कितने भी ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं? यस सर। यस सर। ठीक है, यही बात बताने वाला था। पर अभी हमारा पहला ही स्टेप हुआ है। पहला स्टेप क्या था कि भाई मॉडल बना लो। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का मॉडल बना लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि कोई पैटर्न, कोई डिजाइन पैटर्न पे काम करते हैं। डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं? एक ऐसे कुछ विद्वान लोगों ने आपको कुछ चीजें बना के दे रखी हैं स्ट्रक्चर, कि अगर आप उन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करोगे तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से काम करेगी। तो उन्हें कहते हैं डिजाइन पैटर्न, कि कुछ पैटर्न है आप उनको इस्तेमाल करो तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म के लिए फायदे में रहेगी। तो उसको ना भी इस्तेमाल करो तो भी चलेगा काम, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो तो आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो हम एक डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है रिपोजिटरी पैटर्न। ये क्या करता है? ये सारी फंक्शनैलिटी, ये कहता है जितनी भी फंक्शनैलिटी इस इंप्लॉय मॉडल के ऊपर आप परफॉर्म करोगे वो सारा कोड एक जगह एक रिपोजिटरी में डाल दो। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मान लो जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा गोदाउन है और आपको छोटी छोटी दुकानों को कपड़े बेचने हैं, भेजने हैं। तो क्या मेरा गोदाउन है गुजरात में, क्या दिल्ली वाला भी गुजरात से ही अपना गोदाउन से कपड़ा उठाएगा, मतलब कपड़ा उठा के बेचेगा, खत्म हो गया तो फिर गुजरात से जाके लेके आएगा? और गाजियाबाद वाला भी कपड़ा खरीदेगा गुजरात वाले से और खत्म हो गया तो फिर जाके उठा के लेके आएगा? या दिल्ली वाले एक अपने यहाँ रिपोजिटरी बना लेते हैं, एक अपनी गोदाउन बना लेते हैं छोटा वाला, वहां पे अपनी चीजें रख लेते हैं, गाजियाबाद वाले अपने रख लेते हैं, बाकी सब स्टेट अपना छोटा छोटा रख लेते हैं, कि जिससे जब सामान खत्म हो तो सीधा गुजरात ना जाना पड़े, अपनी रिपोजिटरी से हम इस्तेमाल कर सकें। क्या ये बात सही है? यस सर। वैसे ही यहां पे भी है। तो भाई आपको कोई भी अगर जरूरत पड़ेगी इस इंप्लॉय के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो आप रिपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करोगे और सारे फंक्शंस, सारे मेथड यहां पे डिफाइन होंगे जो इस मॉडल के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। कैसे बनाना है रिपोजिटरी पैटर्न? बहुत सिंपल है। राइट क्लिक करो, पहले तो एक फोल्डर बना लो, ऐड फोल्डर, फोल्डर का नाम रख दो रिपोजिटरी। इसके अंदर आप अपना रिपोजिटरी पैटर्न बनाओगे। अब रिपोजिटरी पैटर्न में एक इंटरफेस बनता है, एक क्लास बनती है। तो पहले एक इंटरफेस ऐड करो। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम लिखा आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, इसके अंदर, इंटरफेस के अंदर मेथड की डेफिनेशन देते हैं। तो हम एम्प्लॉय के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? 4 ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं। हर के ऊपर ये 4 ऑपरेशन तो होंगे ही होंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। याद है, भूल गए? ये 4 ऑपरेशन तो होने होने हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो चलो अभी यहां पे तो आंख बंद करके खाली मेथड डिफाइन करने हैं। तो एक मेथड है पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉयज। इस मेथड का सिर्फ डेफिनेशन इंटरफेस में सिर्फ डेफिनेशन देते हैं, याद है या नहीं याद? इंटरफेस में यस बॉडी सर। नहीं देते, सिर्फ डेफिनेशन। तो यहां पे सिर्फ डेफिनेशन देनी है। ये मेथड क्या करेगा? सारे एम्प्लॉय की लिस्ट को लेके आ जाएगा, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हमारे डाटाबेस में पड़े हुए हैं उनको उठा के ले आएगा। इसीलिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है। इस मेथड में कोई दिक्कत या परेशानी? क्यों बनाया ये मेथड? जहां पे भी मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट में सारे एम्प्लॉय की
इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये मेथड कॉल करूंगा और मुझे मिल जाएगा मेथड डाटा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है क्लियर है सर। एक और मेथड बनाते हैं, ये क्या करेगा, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी से उठा के लेके आएगा। कोई जरूरी थोड़ी ना आपको हमेशा सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको कभी कभार एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आप आईडी पास करोगे एज अ पैरामीटर और वो एक एम्प्लॉय आपको रिटर्न कर देगा। ये मेथड क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है बहुत बढ़िया। तो ये रीड वाले मेथड हो गए। रीड क्या करते हैं, इन्होंने लिस्ट पूरी की रीड कर ली, ये कर ली। अब बनाते हैं क्रिएट वाली। क्रिएट करते वक्त तो कुछ रिटर्न नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जब भी इंप्लॉय क्रिएट करोगे तो ये मेथड कॉल करो, इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करो, एक इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन उसमें होगी, वो उसको क्रिएट कर देगा। ये मेथड क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, से घबराना मत कि सब क्लियर क्लियर बोल दो। ठीक है, ऐसे ही अपडेट हो गया भाई। कोई भी इंप्लॉय को अपडेट करना होगा तो नया वाला इंप्लॉय पास करो, जिसको भी अपडेट करना है वो इंप्लॉय पास किया, उसमें जो भी अपडेटेड वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। ऐसे ही डिलीट में, डिलीट को डिलीट करने के लिए आपको पूरा ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी पास करो, उस आईडी को रीड करके उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है लेकिन इंटरफेस का तब तक वैल्यू नहीं है जब तक हम क्या ना बनाए, ये क्लास। मेथड तो कुछ भी नहीं करेंगे ना, इनकी बॉडी कहां पे देते हैं हम, बोलो। क्लास में सर। करेक्ट, तो इंप्लॉय रिपोजिटरी में एक बनेगी इंटरफेस, एक बनेगा क्लास। क्लास क्या करेगी, इनहेरिट करेगी इंप्लॉय रिपोजिटरी को, इनहेरिट करेंगे तो सबको बॉडी देनी पड़ेगी। करेक्ट, अभी तो सब में एरर दे रही है, अब इनका कोड हमें लिखना है। कोड लिखने के लिए एक काम करते हैं, कुछ डाटा पहले डाल देते हैं। अभी हम डाटाबेस से डाटा नहीं उठा रहे, अभी हम सारा डाटा फ्रंट एंड से ही उठाएंगे, यहीं से डॉट नेट से ही। तो जैसे डाटाबेस में जो काम टेबल करती है कलेक्शन का, वहां फ्रंट एंड में क्या करता है, लिस्ट करता है। तो एक हम क्या लेंगे, लिस्ट। चलो लिस्ट लेने से पहले कुछ कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ली हमने ये, ठीक है। अब इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में मुझे कुछ डाटा डालना है, कि मैं चाहता हूं जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो 3-4 डाटा ऑटोमेटिकली पड़ा रहे। तो किसी भी चीज की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए कहां पे करनी पड़ती है, अगर इस लिस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी होगी मुझे तो कहां पे करते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हम, कंस्ट्रक्टर में सर। करेक्ट। विवेक आपको भी समझ में आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू यस के सर लिए कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था कि कभी भी अगर मैं अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे लिस्ट खाली मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं खाली ना मिले, 3-4 इंप्लॉय पहले से ही पड़े हो, तो कैसे, कहां पे सेट करते हैं, कंस्ट्रक्टर में करते हैं। याद है या नहीं याद, कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था तो कोई भी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है वो। यस सर ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं सेट। पहले तो भाई नई लिस्ट बना दो, अभी तो खाली वेरिएबल है ना, यहां पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक तो सिंपल इंप्लॉय का ओबीजे जैसे बताया था वो बनाओ, सर लिस्ट वेरिएबल रीड ओनली क्यों दिया है? हाँ गुड क्वेश्चन, अभी बताऊंगा।
कौन से शहर से हो विवेक तुम? सहारनपुर से। ठीक है भाई, एक तरीका तो अभी बताता हूँ क्यों रीड ओनली लिया है। एक तरीका तो ऐसा है, ऑब्जेक्ट बनाओ और डाल दो। और थोड़ा सा और आसान तरीका क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट क्या होता है, यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाओ और यहीं पे प्रॉपर्टी सेट कर दो। अरे भाई, ठीक है, यहीं पे प्रॉपर्टी सेट कर दी सीधा। ये देखो, एक लाइन में भी ये भी नया ऑब्जेक्ट ही ऐड कर रहा है। नया ऑब्जेक्ट बनाया और सारी प्रॉपर्टी यहीं पे सेट कर दी। चाहे ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। एक और कर लेते हैं, कम से कम 3 रिकॉर्ड रहे हमारे पास। चलो, ऐड कर दिया मैंने। अब क्या करना है, अब फंक्शनैलिटी लिखनी है जो ये मेथड बनाए हैं। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन ये था इनका, नितिन का, कि भाई रीड ओनली क्यों लिखा है इसको। तो रीड ओनली इसलिए लिखा है, हालांकि रीड ओनली नहीं है, रीड ओनली गलत लिख दिया मैंने, प्राइवेट लिखना था, प्राइवेट ओनली बनाना है मुझे। रीड ओनली तब लिखते हैं, अभी आगे किसी वेरिएबल को रीड ओनली बनाऊंगा। वो रीड ओनली एक्चुअली इसलिए लिखते हैं कि जब हमें उसमें कभी भी कोई वैल्यू चेंज ना करनी हो तो। हालांकि इसको भी रीड ओनली बना सकते हैं। रीड ओनली का मतलब है कि कोई गलती से आपका, मान लो आपका एक बार इंप्लॉय ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया, तो कोई गलती से इसको कहीं और पे क्या नाम है, अंडरस्कोप है ना, कोई गलती से कहीं और पे ऐसे ना कर पाए। क्योंकि अगर ऐसे कर दिया तो आपका जो भी डाटा बना हुआ था वो खराब हो गया। लेकिन आपने क्योंकि रीड ओनली बना लगा रखा है, तो ये बोलेगा भाई ये तो रीड ओनली है, आप इसको दोबारा से सेट वेट नहीं कर सकते। एक बार जो सेट हो गया वो सेट हो गया। तो इसीलिए मैंने उसको रीड ओनली ले लिया था। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, रीड ओनली कभी भी हम इसलिए लेते हैं रीड ओनली अपनी क्लास में, जिससे गलती से बचा जा सके। ये आप तो, क्योंकि एक क्लास में आप ही तो डेवलपर नहीं होगे, आपकी कंपनी में बहुत सारे डेवलपर होंगे। आपने लिखा, कल को किसी और ने इसमें नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आपने रीड ओनली लगा दिया, तो उसको पता है कि आपने रीड ओनली लगाया है, मतलब इसको चेंज नहीं करना, इसको नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। चलो, अब लेते हैं गेट ऑल इंप्लॉय। गेट ऑल इंप्लॉय क्या करेगा, सिंपल जो भी हमारी रिटर्न है, इंप्लॉय को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस इंप्लॉय में क्या पड़ा हुआ है, ये डाटा पड़ा हुआ होगा, इस डाटा के साथ ये इंप्लॉय रिटर्न हो जाएगा, तो ये मेथड कंप्लीट हो गया। किसी को इस मेथड में दिक्कत, इस मेथड को क्या करना था, सारे इंप्लॉय जितने भी इंप्लॉय हो उसको रिटर्न करना था, तो मैंने पूरी इंप्लॉय की लिस्ट को रिटर्न कर दिया। बताओ। क्लियर सर। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, गेट इंप्लॉय बाय आईडी, जो भी आप आईडी पास करोगे वो वाला इंप्लॉय रिटर्न करेगा, सारे नहीं करेगा। तो क्या करो, मैंने कहा था वैर ले लो, हालांकि आप इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन वैर, मैं वैर का इस्तेमाल करूंगा। वैर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर किसी को भी स्टोर कर लेता है। जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही वैर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप अपने घर से पढ़ के आओ, बताना मुझे क्या है, नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। वैर, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं लिंक क्यू इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहुत सिंपल लिंक क्यू है, बहुत सिंपल, समझ जाओगे। जो भी इंप्लॉय पड़ा हुआ है मुझे, मैंने इस इंप्लॉय को देखो क्लास लेवल पे इसीलिए डिफाइन किया है कि एक ही लिस्ट एक ही होगी मेरी, इसी लिस्ट को हर मेथड में इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने उसे क्लास लेवल पे डिफाइन किया था। तो इस लिस्ट में से फर्स्ट, लिंक क्यू का एक मेथड होता है फर्स्ट, बड़ा सिंपल है।
आइटम टेंड्स टू आइटम डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। तो ये बेसिकली क्या करेगा ये मेथड, इंप्लॉय में से पहला इंप्लॉय निकालेगा। आइटम मतलब एक एक करके सारे आइटम, अभी इंप्लॉय के अंदर 3 आइटम होंगे, वो एक एक करके सारे आइटम पे लूप चलाएगा। और जहां पे जो आईडी आपने पास की हुई है, मान लो 2 पास की हुई है, जो दो जहां पे इसको आईडी 2 मिल गई वो वाला इंप्लॉय रिटर्न कर देगा। तो यहां पे इंप्लॉय आ जाएगा। कौन सा इंप्लॉय? जो भी इंप्लॉय पहले, सबसे पहले जो आईडी आपने पास की है, यहां पे इस कंडीशन जहां पे मैच करेगी वाले इंप्लॉय को रिटर्न कर देगा। क्या ये लिंक क्यू समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कह रहा है इंप्लॉय की लिस्ट में से इंप्लॉइज, याद रखना इंप्लॉइज क्या है, लिस्ट ऑफ इंप्लॉय है। तो इंप्लॉय की लिस्ट में फर्स्ट पहला वाला आइटम रिटर्न करो जहां पे आइटम की आईडी मैच करती है इस वाली, जो भी आईडी आप पास करोगे उस आईडी से जहां पे मैच करती है वाला इंप्लॉय रिटर्न करो। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. यस सर। मिल गया इंप्लॉय, अब रिटर्न कर दो, काम खत्म। एक इंप्लॉय आ गया, उसे रिटर्न कर दिया, बन गया ये मेथड खत्म। यही तो मांगा था कि भाई पहले आईडी से इंप्लॉय निकालो और फिर रिटर्न कर दो, ये मेथड भी खत्म। कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं सर। क्लियर है सर। अब क्रिएट वाली, क्रिएट में भी वही सीन रहेगा। क्रिएट का तो बड़ा आसान है। किसी भी लिस्ट, क्रिएट का मतलब हमें लिस्ट में एक और डाटा ऐड करना है। क्रिएट का मतलब यही तो है, बाद में डाटाबेस की टेबल में करेंगे, लेकिन अभी हमारी डाटाबेस की टेबल ये लिस्ट ही है। तो क्रिएट कैसे करेंगे? लिस्ट में नया नया डाटा कैसे डालते हैं विवेक आप बताओ? एक नया डाटा डालना होगा तो कैसे डालते हैं? डॉट लिस्ट डॉट कौन सा मेथड होता है? बोलो विवेक। सर ऐड होता है ना, लिस्ट डॉट ऐड। Yes, sir. लिस्ट डॉट ऐड, रिवाइज करो अपने कंसेप्ट, क्योंकि आप सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, ये सारे पुछले कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, तो रिवाइज करते रहो। अब ये 2 महीने जान लगानी है, इन 2 महीने की मेहनत से तुम्हें जॉब मिलेगी। तो जो लिस्ट डॉट ऐड किया, इस इंप्लॉय डॉट ऐड, और कौन सा इंप्लॉय? जो भी बंदा इंप्लॉय पास करेगा उसको ऐड कर देंगे। ये देखो, जैसे यहां पे ऐड कर रहे हैं वैसे यहीं पे भी ऐड किया। वहां पे हमने नया इंप्लॉय अपने आप बनाया था, यहां पे जो भी इस मेथड में इंप्लॉय पास करेगा उसे ही ऐड करना है, बात खत्म। क्लियर है? कोई दिक्कत? Clear है। क्लियर है सर। ठीक है। अब डिलीट कैसे करेंगे? वही, पहले लिंक क्यू से निकाल लेंगे। कि भाई जहां पे आईडी मिले वो निकाल लो। अब एम्प्लॉय डॉट रिमूव, और जोन सा एम्प्लॉय निकाला है उसे रिमूव कर दो। कि हमने कौन सा क्या किया, पहला एम्प्लॉय जहां पे आईडी मैच की उसे निकाल लिया। अब लिस्ट का आपको पता ही है, मैंने पढ़ा रखा है लिस्ट डिटेल में आपको। डॉट रिमूव नाम के मेथड से आप रिमूव कर दोगे। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। अब क्या बचा? अब बचा है हमारा अपडेट। अपडेट क्या करेगा? ये भी भाई निकालेगा। तो कौन से एम्प्लॉय को अपडेट करना है कैसे पता चलेगा? तो भाई पहला एम्प्लॉय निकाल लो जहां पे आइटम की लिस्ट के जो आईडी है उसमें से जो एम्प्लॉय पास कर रहे हैं उसकी आईडी जहां पे मैच करे उसको निकाल लो। अब निकाल लिया तो एम्प्लॉय डॉट नेम, बाकी सारी प्रॉपर्टी उसमें नई वाली सेट कर दो। मान लो किसी ने उस आईडी में सिटी को चेंज कर दिया होगा, तो यहां पे वो सब चेंज कर दी मैंने। अब जो एम्प्लॉय पड़ा होगा मेरे अंदर वो नए वाला पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने वो एम्प्लॉय निकाला आईडी के बेस पे, अब उसकी जो एम्प्लॉय जो निकाला है उसके नेम में नया वाला एम्प्लॉय पास किया वो नेम डाल दिया, सिटी में नए वाले एम्प्लॉय का सिटी डाल दिया, सैलरी में इसकी सैलरी डाल दी, तो अब ये वाला जो डाटा पड़ा होगा वो अपडेट हो जाएगा। ये मेथड समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir.
यस सर। तुम ठीक है, तो रिपोजिटरी पैटर्न भी खत्म। अब किसका काम आएगा? अब काम आएगा भाई क्रिएट कंट्रोलर क्लास। चलो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कंट्रोलर क्लास? कंट्रोलर पे गए, ऐड किया, यहीं पे ऊपर कंट्रोलर आ रहा है, यहां से करना है, यहां से कर लो, न्यू आइटम से जाके भी कर सकते हो, पर यहीं से कर लो। पूछ रहा है क्या खाली कंट्रोलर बनाना है? तो खाली बनाओगे तो पूरा कोड आपको लिखना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत मत करो, कह दो भाई तू मेरे लिए रीड राइट का थोड़े मेथड तू मेरे लिए बना दे, कोड मैं ही लिखूंगा बट थोड़ा कोड तू मेरे लिए लिख दे, तो एमबीसी आपके लिए कोड लिख देगा। कह रहा है कंट्रोलर का नाम बताओ, तो कंट्रोलर का नाम क्या होता है? कंट्रोलर तो पीछे रहता ही है, आगे आपके कंट्रोलर का नाम क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट सी एस। ऐड कर लिया, तो देखो ये मेथड एमवीसी ने हमें बना के दे दिए, एमवीसी ने ये मेथड हमें बना के दे दिए। ये सारे करंट ऑपरेशन वाले मेथड है, लेकिन और इसको क्या करना है? इसको डाटा उठाना है रिपोजिटरी क्लास से और पास कर देना है व्यू के अंदर, और व्यू डाटा दिखा देगा। तो डाटा अगर रिपोजिटरी क्लास से उठाना है तो रिपोजिटरी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? अगर रिपोजिटरी क्लास का मेथड कॉल करना है तो रिपोजिटरी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? क्लास के नाम पे नहीं बनाएंगे, इंटरफेस के नाम से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये कल बताऊंगा, कल की क्लास में, लेकिन यहां पे इंटरफेस के नाम से बनाएंगे क्योंकि वो पेरेंट है। थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, क्योंकि वो पेरेंट है और कल को मान लो चाइल्ड क्लास कोई दूसरी भी हुई तो वो भी इस्तेमाल कर पाए हम, इसीलिए पेरेंट क्लास के नाम से, पेरेंट रिपोजिटरी के नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बना दिया। फिलहाल के लिए ये कोड थोड़ा सा पूरा नहीं है, कल पूरा करेंगे। ऐसे सीधा ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाते यहां पे। एमवीसी ने एक हमें बहुत आसान चीज दे रखी है जिसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, उसके थ्रू बनाएंगे हम। लेकिन आज सिंपलिसिटी के लिए समझ लो सीधा ऑब्जेक्ट बना दिया। न्यू एम्प्लॉय रिपोजिटरी, पेरेंट क्लास के वेरिएबल में, पेरेंट इंटरफेस के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव करा लिया। ये पॉसिबल होता है। जब इनहेरिटेंस पढ़ा था और इंटरफेस पढ़ा था तो बताया था कि पेरेंट क्लास के पास ताकत होती है कि वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर सेव कर सके। बताया था या नहीं बताया था? यस सर। यस सर। अब इंडेक्स। अब सबसे पहले क्या दिखाना है? लिस्ट। सारे इंप्लॉय की लिस्ट दिखानी है मुझे। लिस्ट वाले मेथड को जनरली हम इंडेक्स मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? ये जनरल एक आईटी में टर्म बना हुआ है कि जहां पे भी लिस्ट दिखानी हो उसे इंडेक्स मेथड बोल देते हैं। आप कुछ अपने हिसाब से भी दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम सेम ही रहने देंगे क्योंकि ऐसे ही देते हैं। तो वेर, चाहे आप ऐसे ले लो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, चाहे यहां पे वेर ले लो, एक ही बात है क्योंकि वेर के अंदर कुछ भी सेव करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, अच्छा इसको अंडरस्कोर लगा लो जिससे कि नेम में डिफरेंस रहे, वरना ये चाइल्ड का है, चाइल्ड और मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर वाला वेरिएबल का नाम और पेरेंट क्लास के वेरिएबल का नाम सेम हो जाएगा, तो मैंने अंडरस्कोर लगा लिया सिंप्लिसिटी के लिए। डॉट कौन सा मेथड था हमारा? गेट ऑल एम्प्लॉइज। तो गेट ऑल एम्प्लॉइज क्या करेगा? सारे लिस्ट की एम्प्लॉय, पूरा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिटर्न कर देगा। शुरू में कितने करेगा? शुरू में कितने एम्प्लॉय रिटर्न करेगा ये बताओ, बोलो। 3। कितने बनाए हैं हमने? जितने भी कंस्ट्रक्टर में बनाए उतने करेगा ना? कितने बनाए हैं बताओ? 3 है। 3 बनाए हैं तो 3 करेगा शुरू में। और जो भी इंप्लॉय रिटर्न करेगा उसे व्यू के अंदर पास कर देंगे, व्यू के अंदर पास कर देंगे। अब व्यू का काम क्या है कि वो एक एक डाटा को उठाएगा, देखेगा भाई कितने इंप्लॉय आए हैं, 3 आए हैं, तो 3 की एक टेबल बना देगा। व्यू बनाने का तरीका क्या है? वही राइट क्लिक, ऐड व्यू। पिछली बार हमने एम्प्टी लिखा था, अगर एम्प्टी लोगे तो सारा कोड आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा,
तो एम्प्टी मत लो, रेजर व्यू ले लो कि एमवीसी आपके लिए कोड लिख देगा। आप कह रहे हो मैंने अपना व्यू दे रहा हूं, तू मेरे लिए कोड लिख दे, ऐड। अब देखो पूछ रहा है, वो कह रहा है मैं तेरे लिए कोड लिखूंगा, बट व्यू का नाम क्या लिखूं? मैं कह रहा हूं इंडेक्स लिख दे। अब कह रहा है टेम्पलेट, मैं जो कोड का टेम्पलेट लूंगा एम्प्टी दूं। मैं कह रहा हूं नहीं भाई, तेरे से लिखवा रहा हूं तो एम्प्टी क्यों देगा? मैं कह रहा हूं लिस्ट, मुझे लिस्ट वाला डाटा चाहिए जिसमें लिस्ट, सारी लिस्ट का डाटा दिख जाए। कह रहा है मॉडल क्लास बता अपनी, तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी है? ये वाली मॉडल क्लास है, सेलेक्ट कर ली। अब कह रहा है पार्शियल व्यू बनाऊं। पार्शियल व्यू क्या होता है, एक अलग चीज होती है, जब उसकी क्लास आएगी तो बताऊंगा। मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूं नहीं भाई, पार्शियल मत बना, पूरा का पूरा व्यू बना। कह रहा है बाकी सब रेफरेंस वगैरह लगा दूं। मैं कह रहा हूं लगा दे। कह रहा है लेआउट पेज वगैरह लगा दूं। मैं कह रहा हूं लगा दे। अब मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो बिहाइंड द सीन मेरे कोड जनरेट कर रहा है वो। अब पूरा इंडेक्स का कोड अपने आप ही लिख देगा मेरे लिए। क्या करेगा, इंप्लॉय जो मैंने पास किया है व्यू में, व्यू कोड पढ़ेगा और एक एक करके इंप्लॉय को प्रिंट करा देगा। ये सब कोड मेरे लिए वो लिख रहा है। थोड़ा 10 सेकंड, 10-15 सेकंड लेगा, लेने दो। लिख दिया उसने। अगर मोटा मोटा पढ़े तो ये देखो, पेज का नाम लिखा है इंडेक्स, और @मॉडल के अंदर जो मैंने पास किया है इंप्लॉय, वो ले लिया इसने। अब एक टेबल बनाई, टेबल में हेडिंग दी है, ये सब उसकी हेडिंग है। 4 कॉलम थे हमारे, चारों हेडिंग दी है। अब फॉर ईच लूप चलाया मॉडल से। मॉडल में क्या पढ़ा है, लिस्ट ऑफ इंप्लॉय पढ़ा है, तो फॉर ईच लूप चलाया और एक एक इंप्लॉय का डाटा यहां पे चिपका दिया, लिख दिया। ये कोड है यहां पे मोटा मोटा। रन करते हैं, देखते हैं दिखता है या नहीं दिखता। दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमें अपने कंट्रोलर का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, इंप्लॉय और इंडेक्स। ये देखो एरर आ गई। क्या कह रहा है, अनेबल टू रिवॉल्व सर्विस है, ये आई रिपोजिटरी वाइल अटेम्प्टिंग टू एक्टिवेट दिस। ये कोई अजीब सी एरर है। जनरली ऐसी एरर आती है तो मतलब आपका प्रोजेक्ट सही से बिल्ड नहीं हुआ। इसमें कोई एरर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इंप्लॉय रिपोजिट, आपका सारा कोड सही है। आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से बिल्ड कर लेना है। क्लीन सॉल्यूशन, बिल्ड सॉल्यूशन। ओ, क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन, अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस ऑफ टाइप आई इंप्लॉय रिपोजिटरी। ऐसे क्यों बोल रहा है? डिबगर लगाते हैं भाई, कहां पे गलती है। डिबगर चेक करते हैं, यहाँ पे डिबगर लगाएंगे, देखते हैं हमारा कोड यहाँ पहुंचता है नहीं पहुंचता। दोबारा से कॉल करेंगे। इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस ऑफ टाइप। ये कह रहा है इसे ये सर्विस टाइप मिल नहीं पा रही। ओके, इसे फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका हमने इस्तेमाल किया नहीं, आई इंटरफेस वाले का सीधा ऑब्जेक्ट बनाया है, तो फिलहाल के लिए वो हटा देते हैं। अभी उसका इस्तेमाल भी करेंगे। वो इसकी वजह से बोल रहा था क्योंकि हमने इसके कंस्ट्रक्टर में अपना वेरिएबल पास कर रखा था और वो वेरिएबल की वैल्यू कहीं दे नहीं रहे थे। अब चल जाएगा, चल गया। रन करेंगे तो आपका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सब दिख गया। यहाँ पे 3 एम्प्लॉय थे, तीनों एम्प्लॉय दिख गए। एडिट, डिटेल, डिलीट, तीनों बटन आ गया। क्रिएट का बटन आ गया। क्रिएट करने से एम्प्लॉय क्रिएट होना चाहिए, एडिट से एडिट होना चाहिए, डिटेल से डिटेल दिखनी चाहिए और डिलीट से डिलीट होना चाहिए। ये बाकी की फंक्शनैलिटी हम कल करेंगे। आज के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है ये करंट ऑपरेशन।
क्या ये बात समझ में आई या मुश्किल लगा या आसान लगा? सिंपल है सर, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ मतलब स्टेप बाय स्टेप है, अगर स्टेप बाय स्टेप सीख गए तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और यही काम आपको लगभग 80% या 85% वेब एप्लीकेशन में यही काम रिपीटेड होगा आपका। तो आप एक बार समझ जाओगे, 10 बार ये प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप ही आ जाएगा। वहां पे एक्चुअली इसमें जो गलती एरर आ रही थी, वो एरर मैं बताऊंगा, वो एरर नहीं है एक्चुअली में, हम इसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम की एक चीज है उसके थ्रू रिजॉल्व करते हैं। वो कल बताऊंगा कि क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन सर है तो पूछो आज का। ये सर है ना, दो चीज सर और यूज होती है सर एमबीसी में। एक तो सॉलिड प्रिंसिपल सर, इंटरव्यूअर इसमें बहुत घुमाता है। ठीक है, ये सॉलिड प्रिंसिपल बता दूंगा मैं। सॉलिड और सर प्रिंसिपल जे एक्चुअली एमबीसी का कोई रिलेशन नहीं है उसका। ये प्रिंसिपल है, ये मतलब डॉटनेट क्या सी शार्प के ऊपर प्रिंसिपल दे रखे हैं ये किसी भी ऊप्स लैंग्वेज पे अलग ही काम करते हैं, डॉटनेट में भी जावा में भी। तो ये मैं बता दूंगा, ये एब्रीविएशन है किसका, सारे अलग अलग चीज है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ऐसे सारे अलग अलग प्रिंसिपल हैं। तो ये हम पढ़ लेंगे, कोई ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और बताओ। सर जे क्वेरी। और क्या, जे क्वेरी? यस सर। अच्छा, जे क्वेरी हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि जे क्वेरी एक अलग से ही एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट की ही के ऊपर बनी हुई है। तो मैं आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा। जावा स्क्रिप्ट का जो मेन मेन कंसेप्ट है जो डॉटनेट में और यहाँ पे यूज होते हैं वो पढ़ाऊंगा। वो पढ़ लोगे तो बाकी तो जे, जैसे जावा स्क्रिप्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है कि अब जे क्वेरी ने क्या किया, जैसे जो जावा स्क्रिप्ट में जो कोड आप 10 लाइन में लिखते, जे क्वेरी ने वो कोड एक लाइन में लिख दिया। तो ये डिफरेंस है बस। तो जैसे जे क्वेरी हो गई, बूट स्ट्रैप हो गई, ये अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। तो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जो जिससे जे क्वेरी बनी है या जिससे बूट स्ट्रैप बना है वो। ठीक है सर। और बताओ विवेक, आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी? नहीं सर। आपको समझ में आ रही हैं चीजें? हाँ जी सर, काबिल सर। ठीक है, ठीक है। चलो फिर प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।